हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मुझे पता है आप लोग बिल्कुल दिल रात जी जान से मेहनत कर रहे हैं और आपका टारगेट जो है उसमें हम आपका साथ देने के लिए अब पूरा का पूरा जो साइंस है उसको 3 पार्ट में कंप्लीट रिवीजन सीरीज लेकर आ रहे हैं। 1-1 घंटे के 3 वीडियोज होंगे। आज के पहले वीडियो में कंप्लीट फिजिक्स जो अंतिम युद्ध का अंतिम प्रहार है, जिसमें मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यूज अलोंग विद नोट्स एंड डायग्राम्स। तो आप इसको स्किप नहीं कर सकते अगर आप टारगेट कर रहे हैं 95+ मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जाम दिस ईयर। सो पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। व्हाट इज डिस्पर्शन ऑफ लाइट। व्हाइट लाइट का डिस्पर्शन क्या होता है, इसका रीजन आपको बताना है और रे डायग्राम बताना है। डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट बाय ग्लास प्रिज्म। देखिए हाईली रिपीटेटिव क्वेश्चन है बच्चों, हाईली रिपीटेटिव क्वेश्चन। तो जब लाइट बच्चों अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में टूट जाती है रिफ्रैक्शन की वजह से, उस प्रोसेस को कहते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट। क्योंकि लाइट जो है ना बच्चा जब प्रिज्म में एंटर करती है तो अपने 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में उसका ब्रेक डाउन हो जाता है, वो स्प्लिट हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो डिफरेंट एंगल्स के थ्रू बैंड करती है। देखिए मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, एज यू कैन सी है, ये यहाँ से व्हाइट लाइट एंटर करके गई और डिफरेंट एंगल्स के थ्रू ये बैंड कर रही है। यहाँ पे अलग एंगल है, यहाँ पे डिफरेंट एंगल है, यहाँ पे डिफरेंट, यहाँ पे और क्लियरली आप देख पा रहे होंगे। ठीक है ना। तो ड्यू टू डिफरेंट एंगल डिफरेंट कलर्स में इसका ब्रेक डाउन हो जाता है। और जब हर कलर की रे पास होती है प्रिज्म से तो एक स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, विजिबल स्पेक्ट्रम। और विजिबल स्पेक्ट्रम को हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं, विबग्योर। दिस विबग्योर इज पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। जो सन से रेज आती हैं उसका जो स्पेक्ट्रम है उसका एक पार्ट है विबग्योर, जो विजिबल स्पेक्ट्रम कहलाता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो बीम ऑफ लाइट मेड ऑफ fall on refracting surface of a prism break down or splits into its constituent 7 colors Vibgyor, and this phenomenon is known as dispersion of light। अगर इसका रिवर्स कर देंगे, इसमें एक और प्रिज्म यहाँ पे ऐड कर देंगे तो क्या होगा, चलिए बताइए आप में से किसी को याद है तो। मैं तो आगे बताने ही वाला हूँ, अगर किसी को याद है तो बताइए कमेंट सेक्शन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी हाईली रिपीटेटिव क्वेश्चन है, लगातार आ रहा है बच्चों, आप इसको स्किप नहीं कर सकते। हाउ यू विल यूज टू आइडेंटिकल क्लास प्रिज्म सो दैट ए नैरो beam of white light incident on one prism emerge out of the second prism as white light। draw and label the ray diagram। तो ये डायग्राम ये देखिए, पहला प्रिज्म है अपराइट है और दूसरा प्रिज्म है डाउनवर्ड। तो यहां से व्हाइट लाइट है, ये डिस्पर्शन हुआ। उस डिस्पर्शन को हमने फिर से प्रिज्म के थ्रू, इन्वर्टेड प्रिज्म के थ्रू, डाउन प्रिज्म के थ्रू जब पास करवाया तो अगेन यहां पे डाइवर्जन हुआ था बच्चों। रेज का, लाइट रेज का कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में स्प्लिटिंग हुई थी, डाइवर्जन हुआ था, लेकिन यहाँ पे दोबारा से ये कन्वर्जन हो जाता है, कन्वर्ज कर जाती है ये सारी लाइट रेज एंड ए सिंगल बीम ऑफ व्हाइट लाइट इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, व्हाइट लाइट डिस्पर्शन हुआ, ग्लास प्रिज्म 2 यूज किया इन्वर्टेड फॉर्म में, तो रिकॉम्बिनेशन होकर वापस से व्हाइट लाइट प्रोड्यूस होती है। तो रिवर्स ऑफ डिस्पर्शन इज दिस व्हाइट लाइट। और इसी को न्यूटन ने एक डिस्क की हेल्प से शो किया। उसने क्या किया, उसने एक कार्डबोर्ड पर 7 कलर्स ले लिए और उसको हाई स्पीड पर जब रोटेट करवाया तो व्हाइट लाइट ऑब्टेन हुई और उस डिस्क को कहा गया बच्चों न्यूटन्स डिस्क। याद रहेगा आपको। तो न्यूटन डिस्क जस्ट रिवर्स है डिस्पर्शन का। डिस्पर्शन में क्या था, हमने व्हाइट लाइट को उसके कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में ब्रेक डाउन कर दिया था, लेकिन जब इसके सारे कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स को मिला दिया जाए, उनका रिकॉम्बिनेशन कर दिया जाए तो उससे दोबारा से व्हाइट लाइट प्रोड्यूस होती है। और जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप किया न्यूटन ने कि सातों के सातों कलर जो थे विबग्योर के, उनको एक कार्डबोर्ड पर मार्क करके इस तरह से और उसको हाई स्पीड में रोटेट करवाया, और उसकी वजह से जब उसको ऑब्जर्व किया गया, हम उसको देखते हैं तो क्या फील होता है, व्हाइट लाइट, व्हाइट कलर इज ऑब्जर्व विच इज नोन एज न्यूटन्स डिस्क। तो ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स हैं, स्प्लिटिंग ऑफ लाइट जिसको हम डिस्पर्शन कह रहे हैं एंड न्यूटन्स डिस्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके वही तो सॉरी वही है कि न्यूटन डिस्क ने सबसे पहले ग्लास प्रिज्म को यूज़ किया था टू ऑब्टेन स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट, और सेकंड आइडेंटिकल प्रिज्म रख के उसको पास कर दिया जिससे कि हमें सिंगल बीम ऑफ वाइट लाइट प्रोड्यूस हुई। उसी का जस्ट रिवर्सल है। इज इट क्लियर? तो ये आपको आंसर्स कैसे लिखने हैं उसके हिसाब से दिया हुआ है, और ये इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप था। ड्रॉ करना है रे डायग्राम टू शो द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास प्रिज्म। रिफ्रैक्शन की बात हो रही है। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, चलिए बताइए कमेंट सेक्शन में। रिफ्लेक्शन में बाउंसिंग बैक इन द सेम मीडियम, है ना सॉरी सेम मीडियम में, कि यहाँ से आई लाइट रे, इंसिडेंट लाइट और रिफ्लेक्टिंग सरफेस से स्ट्राइक करके उसी मीडियम में वापस चले जाती है। क्लियर? तो इसको हम क्या कह देते हैं, रिफ्लेक्शन।
यहाँ पे हम नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं ऑल दैट। लेकिन यहाँ पर आप देखिए, आफ्टर स्ट्राइकिंग थ्रू द सरफेस वो दूसरे मीडियम में एंटर कर जाती है, चाहे वो ग्लास प्रिज्म की बात करें, चाहे हम ग्लास स्लैब की बात कर रहे हैं, है ना। तो ये जो लाइट रे आ रही है जो इस सरफेस पे, चाहे वो प्रिज्म है चाहे वो रेक्टेंगुलर स्लैब है, वहां पे स्ट्राइक कर रही है, वो क्या कहलाएगी बच्चों, वो कहलाती है इंसिडेंट रे। ठीक है, और इंसिडेंट रे जो एंगल बनाएगी वो क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। दिस इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो इंसिडेंट रे ये होगी आई, और इंसिडेंट एंगल क्या हो गया, ये वाला। अब स्ट्राइकिंग के बाद दूसरे मीडियम में जब वो एंटर करती है तो वहां से जब निकलेगी तो उसको क्या कहेंगे, इमरजेंट रे। तो ये क्या हो गई, इमरजेंट रे। ठीक, एंगल ई, एंगल ऑफ इमरजेंस। तो पी ई यहां पर क्या है बच्चों, पी ई इज इंसिडेंट रे, क्लियर। और एफ एस क्या है यहाँ पे, इमरजेंट रे। तो इंसिडेंट रे पूछा गया आपसे, इमरजेंट रे पूछा गया। एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन क्या है, ये वाला एंगल डी, यहां से ये वाला एंगल डी इज एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, स्लैब के केस में भी आप देख सकते हो, एनसीईआरटी का डायग्राम है, ग्लास स्लैब के केस में भी यही होता है ना, कि जब एयर से ग्लास में जाएगी, रेयर से डेंसर मीडियम में जाती है तो लाइट रे बैंड होती है, उल्टा होगा तो भी लाइट रे बैंड होगी। तो यही तो बेसिक डिफरेंस है रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन में। रिफ्रैक्शन में दो मीडियम होंगे, मीडियम वन ये हो गया एयर हो गया, ग्लास यहाँ पे मीडियम टू हो गया। क्लियर, याद रहेगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्टेट द फंक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आई, कॉर्निया, आइरिस, प्यूपिल। सबसे पहले एक बार मैं फंक्शन बता देता हूँ क्वेश्चन के हिसाब से, उसके बाद डिटेल में डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई। चलिए, कॉर्निया ट्रांसपेरेंट जो व्हाइट बाहर वाला जो पार्ट है वो क्या कहलाएगा, कॉर्निया कहलाएगा। ठीक है, फ्रंट सरफेस है, रिफ्रैक्ट कर देगा लाइट रेज को जो एंटर करेंगी आप ह्यूमन आईज में। यहाँ पे जो लेंस होगा उसके सेंटर में जो स्ट्रक्चर होती है, जो पिगमेंटेड पार्ट होता है, दैट इज नोन एज आइरिस। ये क्या करेगा, ये अपर्चर की तरह काम करेगा। इट रेगुलेट द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू द ह्यूमन आई, या जो रेटिना तक पहुंचेगी। एंड थर्ड इज प्यूपिल, जो ब्लैक पार्ट होता है, ब्लैक आपने देखा होगा अगर आई को ऑब्जर्व करेंगे तो सेंटर में एक ब्लैक होल दिखाई देता है आइरिस के, वो क्या कहलाता है, प्यूपिल। ठीक है, एंड इट अलाउज लाइट टुवर्ड द रेटिना। क्लियर टू एवरीवन। देखिए अब आपको डायग्राम देखकर और समझ में आ जाएगा। सबसे पहले क्या था, ये कॉर्निया था, वाइट पार्ट जो सबसे बाहर है। उसके बाद क्या था, आइरिस था, और तीसरा पार्ट क्या था, ये ब्लैक वाला पार्ट, दैट इज प्यूपिल। तो कॉर्निया क्या करता है, रिफ्रैक्शन प्रोवाइड करता है। कॉर्निया ट्रांसप्लांट हाईली सक्सेसफुल है बच्चों। इस क्वेश्चन को इस तरह से भी पूछा जा सकता है। क्यों, क्योंकि उसके दो रीज़न है। देखो, एक तो ये एवेस्कुलर पार्ट, एवेस्कुलर का मतलब इसमें ब्लड सप्लाई नहीं होती है, नो ब्लड सप्लाई। और दूसरा क्या होता है, इसके बारे में स्पेशल क्या है, इट इज द ओनली पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी जो डायरेक्टली ऑक्सीजन लेता है एटमॉस्फेयर से। याद रहेगा। लेंस 1 मार्क में आ सकता है, क्या करता है, फोकस करता है रियल और इन्वर्टेड इमेज को ऑन द रेटिना। आइरिस डायफ्राम है, साइज जो प्यूपिल का है उसको रेगुलेट करता है। प्यूपिल विंडो है आई की जो अपर्चर की तरह काम करके और उसको अमाउंट ऑफ लाइट को कंट्रोल करेगा। बाकी अगर पार्ट्स की बात करें, सिलरी मसल्स जो है वो लेंस को प्रॉपर प्लेस में रखने का काम करती हैं। ये सिलरी बॉडी है और इसकी जो मसल्स हैं दे आर सिलरी मसल्स, दे कीप द लेंस इन द पोजीशन, और जो लेंस का कर्वेचर है उसको चेंज करते रहते हैं, उसको मॉडिफाई करते रहते हैं। दिस इज द पार्ट, ये जो पीछे वाला पूरा हिस्सा है, दिस इज नोन एज रेटिना ऑफ द आई। बहुत डेलिकेट मेम्ब्रेन है जहाँ पे लाइट सेंसिटिव सेल्स, रोड और कोन सेल्स जो हमें लाइट और डार्क विजन में हेल्प करते हैं। यहाँ पे रियल और इन्वर्टेड इमेज बनती है, ऑब्जेक्ट की, जो फिर हम सीधा करके देखते हैं। कौन दिखाता है, रेटिना दिखाता है। ऑप्टिक नर्व कनेक्टेड टू ब्रेन, ऑप्टिक का मतलब ही है रिलेटेड टू विजन। तो जो इन्फॉर्मेशन है, सेंसरी इन्फॉर्मेशन है, वो ब्रेन को पहुंचाने का काम करती हैं। जहां से ऑप्टिक नर्व अराइज होती है वो पार्ट इनसेंसिटिव होता है लाइट के लिए, वहां पे कोई इमेज फॉर्मेशन नहीं होती बच्चों, एंड दैट इज नोन एज ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट के जस्ट अपोजिट यहाँ पे, सॉरी रेटिना के सेंटर में हम कह सकते हैं एक तरह से एक एरिया होता है जहाँ पे ब्राइटेस्ट इमेज बनती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, उसको कहेंगे येलो स्पॉट।
ब्लाइंड स्पॉट पे कोई इमेज नहीं बनेगी, येलो स्पॉट पे ब्राइटेस्ट इमेज की फॉर्मेशन होती है। तो दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ आई। अलग अलग पार्ट भी आ सकते हैं, डायग्राम आ सकता है, आपको लेबल करवाया जा सकता है, डिफरेंट पार्ट के फंक्शन पूछ सकते हैं। तो जिस तरह से क्वेश्चन आता है आपको बेटा उसी हिसाब से मॉडिफाई करके आंसर देना है। इज इट क्लियर? क्लियर टू एवरीवन? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ स्टूडेंट इज अनेबल टू सी क्लियरली द वर्ड्स रिटन ऑन ब्लैक बोर्ड, जो कि लगभग 3 मीटर दूर है उससे, मीन्स लगभग आप कह सकते हैं 10 फीट। ठीक है। नेम द डिफेक्ट ऑफ द विजन, स्टेट द पॉसिबल कॉज ऑफ दिस डिफेक्ट एंड एक्सप्लेन द मेथड ऑफ करेक्टिंग इट। ठीक है जी। तो सबसे पहले तो बात हो गई, ये केस है मायोपिया का। मायोपिया क्या होता है? चलिए बताइए, मायोपिया का दूसरा नाम क्या होता है? मैं क्वेश्चन के हिसाब से पहले चलता हूं। तो डिफेक्ट हो गया मायोपिया, कॉजेज बताने हैं। पॉसिबल कॉजेज कैन बी नंबर 1 एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस एंड सेकेंडली इलोंगेशन ऑफ आई बॉल। ये 2 पॉसिबल कॉजेज हैं मायोपिया की। ठीक है ना। तो उसका जो फार पॉइंट है इन्फिनिटी से पास आ जाता है, तो जो दूर का ऑब्जेक्ट है ना बच्चों, उसकी जो इमेज है रेटिना के सामने बन जाती है, रेटिना पे नहीं बनती, रेटिना से पहले बन जाती है। और इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं? कॉनकेव लेंस को यूज करके, कॉनकेव लेंस ऑफ सुटेबल फोकल लेंथ, सुटेबल पावर, जिससे कि जो इमेज है वो वापस से रेटिना पे बन जाएगी एंड दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड। देखिए यहाँ पे इस तरह से आप देख सकते हो, मायोपिया है, डिफेक्ट आपको पता है। तो इसमें पास के ऑब्जेक्ट तो दिखते हैं लेकिन दूर के ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देते, क्योंकि फार पॉइंट आ गया पास में, फार पॉइंट ऑफ मायोपिक आई, ये रेटिना है। अब क्या किया जाएगा? करेक्शन करके यहाँ पे हमने क्या यूज कर दिया? कॉनकेव लेंस लगा दिया। ठीक, कॉनकेव लेंस लगाने से आप देख रहे हो यहाँ पे जो कन्वर्जन हो रहा था वो अब रेटिना पे हो रहा है। अब इसके रीजंस मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए। एक्सेसिव कर्वेचर हो जाता है आई लेंस का और इलोंगेशन हो जाता है आई बॉल का, जिसकी वजह से ये डिफेक्ट कॉमनली अराइज होता है। तो ये 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। देखिए आई में आपको आई के डिफेक्ट्स, तीनों के तीनों डिफेक्ट, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया एंड प्रेस बायोपिया। ठीक है, ये तीनों के तीनों याद हो, स्ट्रक्चर ऑफ आई याद हो। ठीक है, उसके अलावा प्रिज्म के केसेस आपको याद हो, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। तो ये 4-5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे पार्ट की, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। बच्चों को बड़ा सा टिपिकल सा लगता है, बड़ा डिफिकल्ट चैलेंजिंग सा लगता है, लेकिन अब आप कहेंगे सर ये इतना ईजी था, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, हमने तो कभी सोचा ही नहीं था। अब तो हम 95 क्या शायद 99 या 100 स्कोर कर लेंगे, क्योंकि बेटा 3 या 4 चैप्टर है आपके पूरे सिलेबस में जो आपको परेशान कर सकते हैं। एक है बच्चों को जो प्रॉब्लम करता है लाइफ प्रोसेस है ना, उसके अलावा कार्बन एंड कंपाउंड है, और तीसरा है लाइट। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन आपको ऐसा लगता है जो ट्रिकी है, टिपिकल है, तो आप एक बार बता दीजिए मुझे कमेंट सेक्शन में। चलिए अब लाइट की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, अगेन मैंने बेटा आपके लिए ऐसे क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो हाईली रिपीटेटिव हैं, हाईली रिपीटेटिव क्वेश्चन हैं। तो पहला क्वेश्चन है 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। अभी मैंने बताया था कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे सेम प्लेन में मिलेंगे, कि रिफ्लेक्टिंग जो सरफेस है वहां पे स्ट्राइक करने के बाद लाइट रे उसी मीडियम में वापस चली जाती है। तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द प्लेन लाइज इन द, नॉर्मल टू इट लाइज इन द सेम प्लेन। ये तो पहला लॉ हो गया। एंगल ऑफ इंसिडेंस की जिस एंगल से उस हिट कर रही है ऑब्जेक्ट को, सरफेस को, उसी एंगल से वो बाउंस बैक करके चली जाएगी। तो एंगल आई, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, कि जिस एंगल से वो स्ट्राइक करके गई, एंगल आई बिकम इक्वल टू एंगल आर। ठीक, तो यही दोनों लॉ है। द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द सरफेस all lies in the same plane and angle of incidence is always equal to angle of reflection. Is it clear to everyone? अब कुछ फीचर्स बताता हूँ जो प्लेन मिरर की इमेज के होते हैं। हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनेगी, सेम साइज की बनेगी, जितने साइज का ऑब्जेक्ट है उतने ही साइज की इमेज की फॉर्मेशन होगी, बट लेटरली इन्वर्टेड इमेज बनती है। और जितना आगे आप रहेंगे, जितना पीछे आप जाएंगे, मतलब सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर। आपने फील किया भी होगा, आप मिरर के सामने होते हो, आगे आते हो तो इमेज आगे हो जाती है, पीछे जाते हो तो इमेज पीछे चले जाती है। ऑब्जर्व किया आपने कभी ऐसा? बिल्कुल किया होगा, आपने नोटिस नहीं किया होगा, दैट इज डिफरेंट थिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ ग्लास एंड वाटर आर दिस एंड दिस। 1.5 है और 1.33 है। तो इन विच मीडियम लाइट ट्रेवल फास्टर, रेशियो निकालनी है दोनों मीडियम में। तो देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। बताइए
कि अमाउंट ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट, कि लाइट एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में जा रही है तो कितना बेंड हो रही है, वो बेंडिंग का जो अमाउंट है वो क्या कहलाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम दो तरह से मेजर कर सकते हैं, एक होता है रिलेटिव और एक होता है एब्सोल्यूट। रिलेटिव का मतलब एक तरह से कंपैरिजन ही हो गया, है ना। कि रिलेटिव क्या है कि एक मीडियम से लाइट दूसरे मीडियम में ट्रेवल कर रही है, मीडियम 1 से मीडियम 2 में आ रही है, दिस इज M1, दिस इज M2, ठीक है। तो उन दोनों की जो रेशियो है, उन दोनों मीडियम में जो लाइट की जो स्पीड है उसकी जो रेशियो है वो क्या कहलाएगा, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। अब आपको ध्यान क्या रखना है, ये 2-1 क्या है, 2-1 का मतलब है बेटा 1 से 2 में, 1 से 2 में एंटर कर रही है, 1 से 2 में, और उल्टा होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 2। तो यहाँ पे क्या पूछा था, मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 1। तो जिसका पूछा जाएगा, जिसके कंपैरिजन में पूछा जाएगा, तो जिसका पूछा जाएगा वो पहले आएगा, जिस मीडियम का पूछा जाए के साथ कंपैरिजन किया जाएगा वो बाद में आएगा, ठीक है। तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, और यहाँ पे उल्टा हो गया, देखिए v क्या है, ये वेलोसिटी ऑफ लाइट। वेलोसिटी ऑफ लाइट एयर में, जैसे स्पीड ऑफ लाइट एयर में क्या आता है, 3 × 10⁻⁻⁷ मीटर पर सेकेंड। मैंने पावर नहीं लगाई है, आपको बतानी है। और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है कि एयर और वैक्यूम के कंपैरिजन में मीडियम में स्पीड क्या है, तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम टू स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। सी तो मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको, मीडियम क्या आपको दी हुई होगी, तो उन दोनों का कंपैरिजन आप निकाल सकते हैं, यस और नो। अब हम न्यूमेरिकल की बात करते हैं, तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 था, वाटर का 1.33 था, तो दोनों की रेशियो आई तो 1.127। क्लियर। तो ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर और वाटर विद रेस्पेक्ट टू ग्लास, दोनों केस कर लिया हमने। अब यहां पर देखिए कौन सा कम है, स्पीड ऑफ लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है ना। तो लाइट विल ट्रेवल फास्टर इन वाटर, जो डेंसर जो रेयर मीडियम था उसमें ज़्यादा फास्टली ट्रेवल करेगी एज कंपेयर टू अ डेंसर मीडियम, ठीक है बच्चों, याद आएगा आपको। बेटा जहां पे भी आपको कंफ्यूजन लगता है ना, अब अगर इस स्टेज पे अगर आप आके अपने कंफ्यूजन अपने डाउट्स कैरी करोगे तो बहुत प्रॉब्लम होने वाली है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द इमेज ऑफ ए कैंडल फ्लेम प्लेस एट ए डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर। देखिए इसको किससे लिखते हैं, यू से रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा, ठीक है। और बन रही है कहाँ पे, इन फ्रंट ऑफ द मिरर। इमेज फॉर्मेशन कहाँ है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, और डिस्टेंस कितनी है 60, ये हो गया 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल। तो नेचर बताना है मिरर का, फोकल लेंथ निकालनी है, हाइट फ्लेम की क्या है 2.4 सेंटीमीटर है, तो इमेज की हाइट निकालनी है, मतलब एक तरह से मैग्निफिकेशन ही होता है वो, एंड नेचर ऑफ द इमेज बताना है। तो यहाँ पे गड़बड़ हो गया, 1/f होता है 1/v + 1/u। इमेज की डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, ये मैंने बताया ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, इमेज की डिस्टेंस भी होती है, f हो गया आपका फोकल लेंथ, ठीक है। क्लियर। चलिए अब मैग्निफिकेशन मैंने क्या बताया, हाइट ऑफ द इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज हमें दी हुई है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमें निकालनी है, तो u इज 30 ऑब्जेक्ट, ये इमेज, f निकल गया हमारा 1/f = 1/u + 1/v, ठीक है, ये वैल्यू आ गई। तो कॉनकेव मिरर होता है ना। अब जो इमेज फॉर्मेशन है स्क्रीन पर हो रही है, तो स्क्रीन पे तो रियल और इन्वर्टेड होगी, और रेशो मैंने अभी आपको फॉर्मूला बता दिया कैसे निकालेंगे आप, ठीक है ना। और H2/H1, तो हमारे पास V है, हमारे पास U है, हमारे पास H दिया हुआ है, या H1 आप इसको कह सकते हो, इसको H2 कह सकते हो आप, तो H2 निकाल लोगे आप, ठीक है ना। -V/U इंटू H1, 60/30 इंटू क्या है H1, जो भी दिया हुआ था वहां से आपका वैल्यू आ जाएगा H2 का। क्लियर टू एवरीवन। चलिए बच्चे चलते हैं, आपको रे डायग्राम बनाना है, पाथ ऑफ रिफ्रैक्टेड रे इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। क्या क्या केसेस हैं भैया, कॉनकेव लेंस है सबसे पहले तो, ठीक है, कॉनकेव लेंस हमने ले लिया। लाइट रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। दूसरा क्या है, पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है, एंड डायरेक्टेड टुवर्ड्स इट्स प्रिंसिपल फोकस। तो ये मैंने पहला केस, सॉरी सेकंड केस पहला लिया है, ऑप्टिकल सेंटर वाला, पासिंग थ्रू द फोकस ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस इफ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन कॉनकेव मिरर, सॉरी लेंस, तो ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू जब ये पास हो रहा है तो वो स्ट्रेट निकल जाएगा विदाउट एनी डेविएशन, ठीक है ना बेटा, सीधी चली जाएगी लाइट, कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है आपको। और पैरेलल होगी तो क्या होगा,
वो स्ट्राइक करके वापस आएगी। और प्रिंसिपल एक्सिस कॉनकेव लेंस से डायरेक्टेड टुवर्ड्स प्रिंसिपल एक्सिस, तो टकराने के बाद वो पैरेलल हो जाएगी, वापस चली जाएगी। तो ये 3 केसेस हैं, बड़े सिंपल से केसेस है, बहुत ज़्यादा इनमें आपको कुछ करना नहीं होता। सिंपल सा आपको रे डायग्राम बनाना है, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, है ना। कि स्ट्राइकिंग पे क्या हुआ, फोकस पे से चले गई तो क्या ऑप्टिकल सेंटर में से गई तो क्या होगा, स्ट्रेट निकल गई, और यहाँ पे बाउंस बैक होगी, पैरेलल होगी। अगेन न्यूमेरिकल है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस 50 मीटर फ्रॉम द कॉनकेव लेंस है, ठीक है। फोकल लेंथ आपको दी हुई है, लेंस फॉर्मूला यूज करके डिस्टेंस ऑफ द इमेज निकालनी है आपको, इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है इस केस में, और रे डायग्राम बनाना है टू जस्टिफाई योर आंसर। चलिए देखिए, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, ओके, ये 60 नहीं 50 है बेटा, 50 है, ठीक है। एफ दिया हुआ है आपको, तो आपको फॉर्मूला पता है, लेंस फॉर्मूला 1/f = 1/v माइनस 1/u, ठीक। तो u आपके पास है, f आपके पास है, तो v आप निकाल सकते हैं, इजी है। तो ये 20 सेंटीमीटर आ गया। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन है किसी बच्चे को तो प्लीज़ बता दीजिए एक बार, अदरवाइज हम आगे चलते हैं, ठीक। अब 4 कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी थी इस केस में। तो इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल, कॉनकेव लेंस है इसलिए वर्चुअल होगी, है ना। इमेज इरेक्ट होगी, वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनती है, स्मॉलर साइज की होगी, डिमिनिश्ड होगी, और डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑन सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये ठीक है। तो ये 4 फीचर्स आपको बताने थे। क्लियर टू एवरीवन। एक और हाईली रिपीटेटिव क्वेश्चन देखिए 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 देखिए, एक रे डायग्राम आपको बनाना है जब रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर, एंड पाथ बताना है आफ्टर रिफ्लेक्शन इन ईच केस। ये रहा, कुछ नहीं करना, ठीक है। कॉनकेव कॉन्वेक्स, कौन आप समझ सकते हो, अंदर की तरफ होगा तो कॉनकेव कहते हैं ना, कौन है CON, कौन, हिंदी का कौन, तो कॉनकेव का मतलब अंदर की साइड, कॉन्वेक्स का मतलब बाहर की साइड। तो आप इस तरह से रे डायग्राम बना सकते हैं, बहुत सिंपल है। हाईली रिपीटेटिव क्वेश्चन था इसलिए मैंने आपके लिए कंसिडर किया है इसको। अब बेटा कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं बताता हूँ। मैं पहले ही बता रहा था आपको, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई आप स्किप नहीं कर सकते, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, सारे के सारे लेबल पार्ट्स आपको पता होने चाहिए। इसमें आपको पूछ सकता है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे देगा ये क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे देगा ये क्या है, या इसका फंक्शन पूछ लेगा, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रेटिना, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कॉर्निया। हमारा प्यूपिल कैसे काम करता है, जब ब्राइट लाइट होगी तो ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो कम लाइट एंटर करेगी आई में, जब डिम लाइट होगी तो एक्सपेंड करेगा, तो ज़्यादा लाइट एंटर करेगी, है ना। जब आपने फील किया होगा, जब एकदम से कई बार आप रोशनी से एकदम अंधेरे कमरे में आते हो तो क्या होता है, आप मूवी देखने जाते हो तो क्या होता है, वही बेसिक प्रिंसिपल है इसके पीछे, है ना, याद रह जाएगा आपको। उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट जो फंक्शन होता है आई का, पावर ऑफ अकोमोडेशन, कि आई हमारे लेंस की फोकल लेंथ को किस तरह से एडजस्ट करती है, वो क्या कहलाती है, पावर ऑफ अकोमोडेशन। और इसके लिए सिलरी मसल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है बेटा। वो रिलैक्स करेंगी तो लेंस थिन हो जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो लेंस थिक हो जाएगा। जब लेंस थिक होगा तो उसकी फोकल लेंथ घट जाएगी, जिससे हम पास के ऑब्जेक्ट देख पाएंगे। जब लेंस की फोकल लेंथ बढ़ जाएगी तो हम दूर के ऑब्जेक्ट देख पाएंगे। तो जो सिलरी मसल्स का रिलैक्सेशन है वो हमें दूर के ऑब्जेक्ट दूर के ऑब्जेक्ट हैं, फार ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको देखने में मदद करेगा, और कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे हम नियर ऑब्जेक्ट्स को बड़े अच्छे से देख पाएंगे। ठीक है बच्चों, क्लियर, ये भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आई डिफेक्ट्स तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, मायोपिया हम डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में। उसके अलावा हाइपरमेट्रोपिया है कि पास की चीज़ें नहीं दिखती, दूर की चीज़ें दिखाई देती हैं, क्योंकि जो नॉर्मल नियर पॉइंट है वो दूर चला जाता है। ये देखिए बिहाइंड द रेटिना। तो इसके लिए क्या करेंगे, वहाँ कॉनकेव लेंस यूज़ किया था, यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करेंगे। ठीक, इसके 2 पॉसिबल कॉजेज क्या है, फोकल लेंथ बढ़ जाती है और आई बॉल छोटी हो जाती है। जस्ट उल्टा, उसका उल्टा कर देना है। और उसके अलावा ये तीसरा डिफेक्ट प्रेस बायोपिया, कि जब एज बढ़ती जाती है धीरे धीरे एडवांसिंग एज के साथ, जब पावर ऑफ अकोमोडेशन वो डिक्रीज हो जाती है और नियर पॉइंट घट जाएगा, उस कंडीशन को कहते हैं प्रेस बायोपिया। तो इस कंडीशन में मायोपिया भी हो सकता है और हाइपरमेट्रोपिया भी हो सकता है बच्चों, दोनों कंडीशन हो सकती है, क्योंकि वीकनिंग हो रही है सिलरी मसल्स की, तो फ्लेक्सिबिलिटी आई लेंस की डिक्रीज हो गई। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, बाइफोकल लेंस यूज कर सकते हैं। आपने देखा भी होगा ना कि ऊपर अलग से होता है, नीचे इस तरह से एक डॉट बना होता है। आजकल तो खैर प्रोग्रेसिव लेंसेज आने लगे हैं, तो उसमें पता ही नहीं चलता कि ये बाइफोकल लेंस है। प्रोग्रेसिव लेंसेज आते हैं ना आजकल, मैं भी यूज़ करता हूँ प्रोग्रेसिव। आप में से कितनों के स्पेक्टेकल्स आप यूज़ करते हो, मायोपिया है या हाइपरमेट्रोपिया है, बताइए। तो ये इंपॉर्टेंट। उसके अलावा रेनबो फॉर्मेशन, कि जो नेचुरल स्पेक्ट्रम है लाइट, सनलाइट के डिस्पर्शन का, जब वो रेन ड्रॉप में दिखता है तो वो क्या कहलाएगा, रेनबो। ठीक है, क्योंकि जो वाटर के ड्रॉपलेट्स हैं बच्चों, स्मॉल प्रिज्म की तरह काम करते हैं। और अभी हमने देखा था जब व्हाइट लाइट प्रिज्म पे गिरती है तो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में ब्रेक डाउन हो जाता है, जिसको हम कहते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट। तो यहाँ पे जो वाटर के जो टाइनी ड्रॉपलेट्स हैं वो प्रिज्म की तरह काम कर रही हैं, तो वहाँ पे होगा
डिस्पर्शन और उसके बाद टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से हमें वो सातों के सातों कलर दिखाई देते हैं। ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है बच्चों के लिए कि मिरर, देखिए कोन का मतलब मैंने कहा ना अंदर की तरफ हो रिफ्लेक्टिंग सरफेस या बाहर की तरफ हो, तो कोन अंदर की तरफ, कॉन्वेक्स में बाहर की तरफ। साइन कन्वेंशन भी देख लीजिए, कॉनकेव में नेगेटिव होंगे सारी की सारी चीज़ें, कॉन्वेक्स में सिर्फ डिस्टेंस, जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है वो नेगेटिव होगी, बाकी दोनों पॉजिटिव होंगे। याद रहेगा आपको? तो ये सारे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, ये सारी की सारी इमेज फॉर्मेशन कॉन्वेक्स लेंस की मैंने आपके लिए समराइज किया एक ही पॉइंट पे। देखिए इन्फिनिटी है तो एफ पे, उल्टा एफ पे है तो इन्फिनिटी पे, बियॉन्ड सी तो बिटवीन एफ एंड सी, बियॉन्ड सी बिटवीन एफ एंड सी, एट सी सेम रहेगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो आपको दो केसेस याद रखने हैं, तीसरा तो सेम ही है। हमेशा रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगी, सिर्फ एक ऐसा है जब वर्चुअल और इमेज फॉर्मेशन होगी। अब देखिए इमेज की साइज बढ़ती जाएगी, हाईली डिमिनिश, सेम साइज, एनलार्ज, हाईली एनलार्ज्ड। तो इस तरह से भी आप इस चीज को ध्यान में रख सकते हैं। रिफ्रैक्शन एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब जाती है, लाइट की बीम, रे, जो भी आप कहना चाहो, तो उसकी बेंडिंग जो होती है वो कहलाती है रिफ्रैक्शन, क्योंकि लाइट की जो स्पीड है वो चेंज हो जाती है अलग अलग मीडियम में। और ये मैंने आपके लिए छोड़ा था, आप में से देखते हैं बाद में कितना ने कमेंट सेक्शन में लिखा है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड मैक्सिमम होती है वैक्यूम में। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं ठीक है। बेंडिंग को पेंसिल आप देखते हो, वाटर के ग्लास में जब पेंसिल आप डालते हो तो बैंड दिखाई देती है, वो यही रीज़न है कि जब रेयर से डेंसर मीडियम में जाएगी और डेंसर से रेयर में जाएगी, तो रेयर से डेंसर में जाएगी तो टुवार्ड्स नॉर्मल, और डेंसर से रेयर में जाएगी तो अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल। याद रहेगा? ये ग्लास स्लैब का ऑलरेडी मैं केस आपको बता चुका हूँ। ये टुवार्ड्स नॉर्मल जब रेयर से डेंसर में जाती है। ये सिंपल सी बेसिक चीज़ों के ही न्यूमेरिकल आते हैं बेटा, और आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो कि सर ये क्या ही पूछ लिया, क्या ही आ गया बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप अपने बेसिक्स पे अगर काम करेंगे तो आपको कहीं पे कोई दिक्कत आने वाली ही नहीं है, ठीक है ना तो ये तो कि दोनों चैप्टर थे, आई और लाइट, क्योंकि दोनों रिलेटेड है मैंने इसलिए दोनों एक साथ लिए। अब अगर अगले दोनों चैप्टर्स भी हम डिस्कस कर लेते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, तो आपके चारों चैप्टर हो जाएंगे कंप्लीट विद रिवीजन नोट्स एंड पीवाईक्यूज। आपको ड्रॉ करना है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बार मैग्नेट के चारों तरफ, और उस डिवाइस का नाम बताना है जो इस काम के लिए यूज की जाती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करने के लिए यूज की जाती है। देखिए 15, 16, 17, उसके बाद 20, 13, 15, 16, 17 अलग अलग तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। यहां पर पूछा गया व्हाट आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती एक दूसरे को, मैग्नेटिक फील्ड आर क्लोज कर्व्स। तो बेटा आपने अगर देखा होगा, आपका एनसीईआरटी में डायग्राम दिया हुआ है, नॉर्थ और साउथ पोल हम ले लेते हैं, और ये यहां से शुरू होती हैं और यहां पे जाती हैं, यहां पे शुरू होती हैं, यहां पे जाती हैं। तो एज यू कैन सी दे आर फॉर्मिंग क्लोज कर्व्स। दूसरा आप देखोगे इस तरह से चलती रहती हैं, तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। ठीक, क्यों नहीं करती उसका रीजन आपको बताऊंगा। और ये वो इंस्ट्रूमेंट है, आप में से कितनों ने देखा है, कितनों को पता है क्या है? दिस इज अ कंपास, जो डायरेक्शंस को डिटेक्ट करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है बेटा। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बार मैग्नेट हमने लिया हुआ है, ये साउथ पोल आपको दिख रहा है, यहाँ पे नॉर्थ पोल है, ये यहाँ से शुरू हो रही है, यहाँ से शुरू हो रही है, क्लोज लूप बना रही है, नॉर्थ से शुरू होकर साउथ की तरफ जा रही है, नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है। क्लियर टू एवरीवन? तो वो क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होती है उसको क्या कहते हैं बताइए? स्केलर क्वांटिटी होती है या वेक्टर क्वांटिटी? फटाफट बताइए कमेंट सेक्शन में। ठीक है। और ये लाइन बेटा इमेजिनरी लाइन है, हाइपोथेटिकल लाइन है। कभी आप सोचेगी आप मैग्नेट को रखें और इस तरह की आपको लाइंस दिखाई देंगी, नहीं, दे आर इमेजिनरी लाइन जो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करती हैं मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ मैग्नेट। क्लियर टू एवरीवन? याद रहेगा आपको? तो एरिया जहां तक मैग्नेटिक फोर्स को फील किया जा सके वो उसकी मैग्नेटिक फील्ड कहलाएगा। जितना हम पास होंगे उतनी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी, जितना हम दूर जाते जाएंगे स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल डिक्रीज। क्लियर टू एवरीवन? तो प्रॉपर्टीज की बात करें, वो दोनों चीजें जो पूछी गई थी कि कंटिन्यूअस होती हैं और क्लोज कर्व्स बनाती हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, क्योंकि इंटरसेक्ट करने का मतलब एक ही पॉइंट पे दो लाइंस, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। दैट्स व्हाई दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर एंड ऑलवेज फॉर्म क्लोज लूप। जितना ज्यादा पास होंगी उतनी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी, जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी कम होती चली जाएगी। और हमेशा याद रखना, मैंने स्टार्टिंग में बताया कि डायरेक्शन क्या रहेगी मैग्नेटिक फील्ड की, नॉर्थ पोल से स्टार्ट होंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और साउथ पोल की तरफ जाएंगी, लेकिन मैग्नेट के अंदर ये डायरेक्शन रिवर्स होगी। इनसाइड द मैग्नेट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, आउटसाइड द मैग्नेट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। क्लियर टू एवरीवन?
हाईली रिपीटेटिव क्वेश्चन है बेटा, आप स्किप नहीं कर सकते किसी भी कोस्ट पर। ठीक, दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नेम एंड स्टेट द रूल विच इज यूज टू डिटरमिन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस ना मैग्नेटिक फील्ड। ये भी देखिए लगातार आ रहा है क्वेश्चन, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल आप सबको पता है कि अगर हम अपने लेफ्ट हैंड को स्ट्रेच करें इन सच ए वे दैट थंब, फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दोनों तीनों एक दूसरे के, यहां पर आपको दिख रहा है परपेंडिकुलर है, ठीक है, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ये देखिए ये। तो जो थंब है वो मोशन बता रहा है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स बता रहा है जो कि कंडक्टर पे लगेगा। जो फोर फिंगर है हमारी वो डायरेक्शन बताएगी मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक है, और जो मिडिल फिंगर्स हैं वो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बताएंगे। इजीली याद रखने का एक तरीका बताऊं आपको, आपने सुना होगा जैसे इंडिया में होती है सीबीआई, कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है, वैसे ही अमेरिकन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का नाम क्या है, एफबीआई। तो एफबीआई से आप याद रख सकते हो फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट। तो नेम रूल का नाम क्या हो गया, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। और कैसे उसको रिप्रेजेंट किया जाता है कि आपको 90 डिग्री पर तीनों को रखना है, थंब को, फोर फिंगर को, मिडिल फिंगर को, एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहेंगे वो। तो थंब जो है हमारा फोर्स बताएगा जो कि कंडक्टर में से फ्लो कर रहा है, जो फोर फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी, एंड मिडिल फिंगर विल शो गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर टू एवरीवन? तो आप भी थम्स अप कर दीजिए, ये वाला यूज करना है, और इतना ज़्यादा सब्सक्राइब बटन पे इसको प्रेस करना है कि दुनिया को पता चले कि हाँ हम अपनी लड़ाई कहाँ से लड़ रहे हैं, कहाँ से हमें इंस्पिरेशन मिल रही है, हमारी बायोनीति कहाँ पे हमारी हेल्प कर रही है टू अचीव आवर टारगेट, अचीव आवर गोल्स। चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मेंशन एंड एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ अर्थ वायर। ये नॉलेज भी आपको बहुत होना जरूरी है क्योंकि घरों में हम इन चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं डे टू डे लाइफ में। और वाई इट इज नेसेसरी टू अर्थ मेटालिक अप्लायंसेज। देखिए 1 2 3 4 बार ऑलरेडी आया हुआ क्वेश्चन। तो आप अगर अपने घर की वायरिंग देखेंगे ना बेटा, तो ऊपर तो उसके ऊपर इंसुलेशन होता है और उसके अंदर होते हैं अलग अलग कलर के वायर्स, अलग अलग वायर्स होते हैं, 3 वायर नॉर्मली आपको देखने को मिलते हैं। जो करंट वाला वायर होता है जिसको लाइव वायर कहते हैं, जिसको पॉजिटिव कहते हैं, वो डेंजर का भी सिग्नल है, इसको रेड कलर से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, ये हो गया रेड। उसके बाद जो न्यूट्रल वायर होगा वो ब्लैक कलर का वायर होता है, और जो अर्थ वायर होता है ग्रीन, ठीक। और जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जो वी होगा लाइव और न्यूट्रल वायर के बीच में, रेड और ग्रीन के रेड और ब्लैक के बीच में, वो इंडिया में कितनी सप्लाई की जाती है, 220 वोल्ट। जितने भी आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज आते हैं उस पर आप देखोगे लिखा होता है 220 वोल्ट, 220 वोल्ट। 220 वोल्ट का मतलब यही होता है बच्चों, ठीक है ना। तो तीनों वायर रेड क्लियर कट डेंजर का साइन हो गया, ग्रीन अर्थ, और बीच में जो ब्लैक है वो न्यूट्रल हो गया, ठीक है। ये डोमेस्टिक सप्लाई कैसे होती है हमारे घरों में आप देख सकते हो। ये अर्थ वायर हो गया जिसकी मैं बात कर रहा था, ये अर्थ वायर जो कि कैसा होता है, ग्रीन कलर का। ये सारे के सारे अप्लायंसेस से कलेक्टेड है। पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे आपको दिख रहा है 220 वोल्ट, हमारी डोमेस्टिक सप्लाई 220 वोल्ट को ही कैरी करती है, ठीक। तो सबसे पहले ये तीनों वायर, लाइव वायर रेड कलर का हो जाएगा, न्यूट्रल वायर ब्लैक कलर का, और अर्थ वायर ग्रीन कलर का। ये हमारे इलेक्ट्रिक मीटर में आ गए तीनों वायर। यहाँ से हमारी क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है, एमसीबी जिसको कहते हैं, ठीक। और उसके बाद ये अलग अलग अप्लायंसेज हैं हमारे, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स और सेपरेट सर्किट फॉर ईच इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। तो यहाँ पर आप देखिए जो हमारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज हैं डेली यूज के, चाहे वो प्रेस है, इलेक्ट्रिक प्रेस जिसको आप कहते हैं, हीटर है, फ्रिज है, टेबल पर, जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं उनकी बॉडी जो है मेटालिक होती है। और अगर इनके ऊपर जो इंसुलेशन दी हुई है, ऊपर की इंसुलेशन जो होती है वो हाई करंट की वजह से मेल्ट हो जाए, तो ये लाइव वायर और न्यूट्रल वायर, ब्लैक और रेड वायर जो है वो एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आ जाएंगे, ठीक है ना। उसकी वजह से क्या होगा, जो भी उसको टच करेगा उसको सीवियर इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। क्यों? क्योंकि जो मेटल है उसका भी सेम पोटेंशियल हो जाएगा जो कि अप्लाई किया हुआ है, तो करंट फ्लो करेगा पर्सन की बॉडी में से जो कि उस अप्लायंस को, उस इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को टच कर रहा है। इसीलिए अर्थिंग की जाती है हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की। अर्थ क्योंकि कोई रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करती, तो जो करंट है वो फ्लो कर जाता है अर्थ में, अर्थ वायर के थ्रू, इंस्टेड ऑफ फ्लोइंग थ्रू द बॉडी ऑफ पर्सन। इसलिए आप आराम से सर्वाइव कर जाते हैं, ठीक है। इसी से रिलेटेड 2 वर्ड और आपको याद रखने हैं, शॉर्ट सर्किट एंड ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग एंड शॉर्ट सर्किट, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्लियर टू एवरीवन? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज क्वेश्चन नंबर 5 आई थिंक। लास्ट वाला कौन सा था हमारा, ओके क्वेश्चन नंबर हमने नहीं डाला, दिस इज 5th 3rd ऑफ जो भी है। चलिए
स्टेट वेदर एन अल्फा पार्टिकल विल एक्सपीरियंस एनी फोर्स इन मैग्नेटिक फील्ड। अल्फा पार्टिकल क्या होता है? हीलियम के इक्विवेलेंट होता है 2He4, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। अगर उसको मैग्नेटिक फील्ड में रेस्ट पे रखा जाए, सेकंड केस पैरेलल रखा जाए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के, और इफ इट मूव इन द मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। चलिए, तो सबसे पहले अल्फा पार्टिकल मैंने आपको बताया जो हीलियम के न्यूक्लियस के इक्वल होता है, 4 हीलियम के न्यूक्लियस के इक्विवेलेंट हो जाएगा। सॉरी, हीलियम 4 2He4 होता है ना, 4 नहीं, ये गलत लिखा हुआ है। 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होंगे और नेट चार्ज क्या होगा? +2। ठीक, अब जब इसको रेस्ट पे रखेंगे मैग्नेटिक फील्ड में तो कोई भी इसमें से चार्ज फ्लो नहीं करेगा, बिकॉज ए चार्ज पार्टिकल एट रेस्ट डज नॉट इंटरेक्ट विद द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है बच्चों। दूसरा पार्ट, दूसरे केस में भी क्या होगा? दूसरे केस में भी क्या होगा? अल्फा पार्टिकल विल नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स, कि अगर उसको हम मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड लाइन के पैरेलल मूव करवाएंगे। क्यों? क्योंकि चार्ज जो पार्टिकल्स हैं उन पे फोर्स कब लगता है? अगर उन पर एंगल 0 डिग्री से ज्यादा हो, ठीक है ना। तो इफ दे आर परपेंडिकुलर सॉरी पैरेलल, तो फोर्स भी 0 हो जाएगा, क्योंकि करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड आर इन द सेम डायरेक्शन। एंड थर्ड, अल्फा पार्टिकल्स विल एक्सपीरियंस फोर्स, अगर डायरेक्शन परपेंडिकुलर हो जाएगी, डायरेक्शन परपेंडिकुलर हो जाएगी टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, करंट की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के प्रोपोर्शनल हो जाएगी। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल भी तो यही कहता है ना। FBI अभी हमने डिस्कस किया था, बिकॉज फोर्स मैक्सिमम हो जाएगा व्हेन करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड आर मैक्सिमम। I मैक्सिमम है, B मैक्सिमम है, तो F भी मैक्सिमम हो जाएगा। तो फर्स्ट 2 केसेस में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, लेकिन थर्ड केस में फोर्स एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि दोनों मैग्नेटिक फील्ड और करंट की डायरेक्शन परपेंडिकुलर हो जाएंगी। ठीक है बच्चों। चलिए, सोलेनॉइड क्या होता है? ये जो फोर्थ क्वेश्चन था मैं जैसा कि आपको बता रहा था, व्हाट इज सोलेनॉइड? ये होता है सोलेनॉइड। क्या होता है सोलेनॉइड? बताइए। और पैटर्न ड्रॉ करना है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का करंट कैरिंग सोलेनॉइड में और बार मैग्नेट में, और 2 डिफरेंसेस बताने हैं बिटवीन द 2 फील्ड्स। तो सबसे पहले तो ये दोनों डायग्राम देख लीजिए। ये है सोलेनॉइड और ये आपका है एक बार मैग्नेट। नॉर्थ पोल से स्टार्ट हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न, चलिए इधर से दिखाया हुआ है तो ये नॉर्थ हो जाएगा, ये साउथ पोल हो जाएगा, नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, क्लियर। तो एक ऐसी कोयल, एक ऐसा सर्कुलर इंसुलेटेड कॉपर वायर्स का लूप जो किसी सिलेंडर के ऊपर हमने रैप कर दिया हो, ये एक सिलेंड्रिकल बार है, इसके ऊपर अगर हमने कॉपर वायर्स, इंसुलेटेड कॉपर वायर्स को रैप कर दिया, देन इट इज नोन एज अ सोलेनॉइड। कोयल विद मेनी सर्कुलर टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर रैप्ड क्लोजली इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर। तो इसमें डिफरेंस कुछ नहीं होता। यहां पर आपने देखा ना कि जैसे बार मैग्नेट में होता है, बार मैग्नेट और सोलेनॉइड में मेजर डिफरेंस क्या है कि इसके ऊपर इंसुलेटेड अगर कॉपर वायर्स हम लगा दें तो वो क्या कहलाएगा? सोलेनॉइड। ठीक, तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता है। ए करंट कैरिंग सोलेनॉइड प्रोड्यूस सिमिलर पैटर्न, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, मैग्नेटिक फील्ड एज अ बार मैग्नेट। सो वन एंड ऑफ सोलेनॉइड वी हैव एज नॉर्थ पोल एंड अदर एज साउथ पोल। लेकिन सोलेनॉइड के अंदर जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैरेलल होती है बेटा, दे आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक, सिमिलर टू अ बार मैग्नेट। इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ सेम है सारे के सारे पॉइंट पे इनसाइड द सोलेनॉइड, लेकिन बाहर जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे हम मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होती चली जाती है। ठीक, याद रहेगा। बार मैग्नेट के ऊपर अगर हमने इंसुलेशन कर दिया और उसमें से करंट फ्लो करते हैं तो देन इट इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेट, है ना। वो क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट। एक सॉफ्ट आयरन कोर को अगर हम कोयलिंग कर दें कॉपर वायर्स की, देन करंट पास होगा तो वो क्या बिहेव करेगा? मैग्नेट की तरह, एंड इट इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट और सोलेनॉइड का डिफरेंस आपको पता चल गया, बार मैग्नेट और सोलेनॉइड का डिफरेंस आपको पता चल गया। अब बार मैग्नेट और सोलेनॉइड में क्या डिफरेंसेस होते हैं? बार मैग्नेट परमानेंट मैग्नेट है, जबकि सोलेनॉइड एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है। ठीक है, तो फील्ड प्रोड्यूस बाय सोलेनॉइड इज टेम्पररी, कि जब तक उसमें से करंट फ्लो करेंगे उसमें से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, लेकिन जो बार मैग्नेट है उसमें हमेशा वो प्रॉपर्टीज रहेंगी। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय सोलेनॉइड इज मोर स्ट्रॉन्गर देन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए बार मैग्नेट। और सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है, लेकिन बार मैग्नेट की स्ट्रेंथ को इंप्रूव नहीं किया जा सकता, नहीं बढ़ाया जा सकता। क्लियर टू एवरीवन? याद रहेगा आपको। चलिए, अब हम बात करते हैं सेकंड पार्ट की। ये तो हमारा था पहला चैप्टर। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की। अभी हमने बात करी किसकी? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट या इलेक्ट्रिक करंट, एक ही बात है। अब दूसरा पार्ट हम प्ले करते हैं। यहां पे आपको न्यूमेरिकल पोर्शन पे ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत रहेगी।
देखिए पहला क्वेश्चन ही जो कि हाईली रिपीटेटिव है, लेकिन कैसा है न्यूमेरिकल बेस्ड है। प्रूव करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ 3 रजिस्टर R1 R2 एंड R3 इन सीरीज इज R1 R2 प्लस R3, और 4 रजिस्टर्स है हमारे पास 8 ओम के, और हमें इसको इस तरह से कनेक्ट करना है कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस हमारा हो जाए 8 ओम। ठीक है जी, चलिए। नेट रेजिस्टेंस इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन इज सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। ठीक है, तो R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक, उसके बाद हमारे पास 4 रजिस्टर है और हर रजिस्टर 8 ओम का है, तो हम कैसे इसको अरेंज करें कि इसमें से जो नेट रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाए, 8 ओम का हो जाए। उसको हम सीरीज में ऐड करें, उसको हम पैरेलल में ऐड करें, किस तरह से हम इनको ऐड करें कि इनका नेट रेजिस्टेंस 8 ओम हो जाए। एनी आइडिया? चलिए बताते हैं आपको। तो पहले डेरिवेशन आपको बता देता हूं कि आर एस इजिकल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 आता कैसे है। ठीक है, देखिए यहां पे क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। ठीक है, तीनों में सेम है, V1 प्लस V2 प्लस V3, और अमाउंट ऑफ करंट इज सेम, आई करंट आई इज फ्लोइंग थ्रू देम। R1 में पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, R2 में V2 है, R3 में V3 है, लेकिन करंट का अमाउंट सेम है। ठीक, तो करंट हो गया I, हमें पता है V इज इक्वल टू आई आर। वी मैंने बताया था शॉर्ट ट्रिक आपको, अगर आपने वन शॉर्ट वीडियो देखा हो तो V1 इज इक्वल टू R1I, V2 इज इक्वल टू R2I, V3 इज इक्वल टू R3I। तो IR इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। तो I कॉमन हो गया तो R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अब आप कहेंगे I कहां से आ गया, I कहां से आया बताइए भाई। V इंडिविजुअल तीनों का है, V1 प्लस V2 प्लस V3 पोटेंशियल डिफरेंस, तो V इज इक्वल टू क्या होता है IR, तो V की जगह हमने IR लग दिया। तो V1 इज इक्वल टू IR1, V2 इज इक्वल टू IR2 और V3 इज इक्वल टू IR3, तो V1 प्लस V2 प्लस V3। अब दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन को इस तरह से कनेक्ट किया गया है। देखिए ये हमारा क्या हो गए, दोनों सीरीज में हो गए। ठीक है, ये दोनों हमारे सीरीज में हो गए या पैरेलल में हो गए, पहले पैरेलल में है, उसके बाद दो पैरेलल कॉम्बिनेशंस को फिर सीरीज में कनेक्ट कर दिया है। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस हमारा क्या आ जाएगा, 1/8 प्लस 1/8, 1/8 प्लस 1/8। ठीक है, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस दोनों कॉम्बिनेशंस का क्या आएगा, 4, 2 प्लस 8। आरपी क्या होता है, 1/R1 प्लस 1/R2, तो आरपी इज इक्वल टू क्या हो गया, 1/8 प्लस 1/8, तो आरपी इज इक्वल टू 8/2 इज इक्वल टू 4। तो यहां पे भी 4 हो गया, यहां पे भी 4 हो गया। अब ये दोनों हो गए सीरीज में, तो आर सी एस क्या होता है, R1 प्लस R2, तो 4 प्लस 4 इज इक्वल टू नेट रेजिस्टेंस क्या हो गया हमारा, 8 ओम। समझ आई बात बेटा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, वेर से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए हैट्रिक तो बना दी इसने, तो 14, 15, 16 लगातार 3 साल क्वेश्चन आया। ओम्स लॉ बताना है, सर्किट डायग्राम बनाना है, सॉरी लेबर्ट सर्किट टू वेरीफाई दिस लॉ इन द लेबोरेटरी। ग्राफ है ये, ठीक है जी, ग्राफ कैसी मिलेगी, हाउ वुड यू यूज दिस ग्राफ टू डिटरमिन रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। चलिए ठीक है, इससे रिलेटेड रेजिस्टेंस का टॉपिक भी मैं आपको बताऊंगा। ओम्स लॉ बेटा कहता क्या है, देखिए ओम्स लॉ है क्या, पहले ये पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच का ग्राफ है, जो कि एक स्ट्रेट लाइन होता है। तो ग्राफ कैसा हो गया, स्ट्रेट लाइन, कि जैसे करंट बढ़ेगा पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ेगा एंड वाइस वर्सा। ठीक, यहां तक बात समझ आई? ये देखिए इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। अब इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को रिमूव करने के लिए कि हम कांस्टेंट यूज करते हैं आर, वी इज इक्वल टू आर आई, तो आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर। आर इज रेजिस्टेंस, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है और इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को कहा जाता है रेजिस्टेंस। तो ओम्स लॉ स्टेट दैट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट एट अ कांस्टेंट टेंपरेचर। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई आर। ठीक, और R यहाँ पे क्या हो गया, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर एट ए गिवन टेंपरेचर। इतना आपने लिखा, आपके 3 नंबर पक गए। ठीक है जी, ठीक है जी। तो ये ग्राफ आप लोड कर सकते हैं लेबोरेटरी में। ठीक, स्लोप ऑफ VI ग्राफ रिप्रेजेंट द रेजिस्टेंस ऑफ गिवन कंडक्टर। ये जो स्लोप है ये किसको शो करेगा, इसका स्लोप किसको रिप्रेजेंट करेगा, शो करेगा रेजिस्टेंस को शो करेगा। कि रेजिस्ट करना मतलब जो करंट फ्लो कर रहा है किसी सर्किट में से, किसी कंडक्टर में से, उस फ्लो को रोकने की कोशिश करेगा। तो R इज इक्वल टू वी अपॉन आई। अब V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को हम किस में लिखते हैं, वोल्ट, करंट, एम्पियर। ठीक है, तो R इज इक्वल टू वी अपॉन आई, और इसकी SI यूनिट क्या हो जाएगी, रेजिस्टेंस की, ओम। तो रेजिस्टेंस इज सेड टू बी 1 ओम इफ 1 एम्पियर करंट फ्लो थ्रू ए कंडक्टर हैविंग ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। 1 ohm of resistance is equal to flow of 1 ampere current through a conductor between 2 points having a potential difference equal to 1 volt। ठीक है, समझ आ गई बात?
अब इससे रिलेटेड कुछ और चीजें कि रेजिस्टेंस जो है किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। आर इज एल अपॉन ए, ठीक है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसके अलावा मटेरियल कौन सा यूज किया गया है उस पर, ठीक है ना, वो मटेरियल, वो सब्सटेंस है जिसमें से करंट अच्छे से स्मूथली पास होता है, दे आर नोन एज कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। लेकिन कुछ जो मटेरियल्स हैं वो करंट के फ्लो को रोकते हैं, दे आर नोन एज इंसुलेटर्स। तो कंडक्टर्स होंगे तो उसमें से उसका रेजिस्टेंस कम होगा तभी ज़्यादा करंट फ्लो करेगा। जो इंसुलेटर्स होंगे उसका रेजिस्टेंस हाई होगा तो उसमें से करंट कम फ्लो करेगा। दूसरा जो पार्ट है लेंथ ऑफ द कंडक्टर, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, कि जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतना ही रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल, कि इसका मतलब तो ये हो गया कि जो थिक वायर है उसमें से करंट ज़्यादा फ्लो करेगा क्योंकि रेजिस्टेंस कम होगा, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, और विल डिक्रीज अगर हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ा देंगे, है ना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ा देंगे, थिक होगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। तो दोनों इक्वेशन को, दिस इज आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, तो दोनों इक्वेशन को अगर हम एक साथ रख देते हैं तो क्या बन जाएगा, दोनों इक्वेशन अगर हम एक साथ रख देंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, बताइए, आर एल अपॉन ए। अब इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को भी रिमूव करने के लिए दूसरा कांस्टेंट यूज किया जाता है, रो एल अपॉन ए। इस रो को क्या कहा जाता है, रेजिस्टिविटी, आप पढ़ चुके हैं ये भी, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक डिफरेंस बताना है किलोवाट एंड किलोवाट आवर के बीच में, और किलोवाट आवर को जूल में कैसे लिखेंगे। अच्छा जी, एक बल्ब जला दिया है 5 वोल्ट का 500 मिली एम्पियर का, और उसकी पावर निकालनी है, रेजिस्टेंस निकालना है जब वो उसको जलाएंगे तो देखिए, एक तो किलोवाट आवर जो है बेटा ये है कमर्शियल यूनिट, इट इज कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। जो घरों में हमारा बिजली का जो बिल आता है ना बेटा, वो किलोवाट आवर्स में ही आता है। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1000, 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वोल्ट सॉरी, और आर का मतलब 3600 सेकेंड्स, तो 1000 इंटू 3600 और 3.6 इंटू 10⁶ वाट पर सेकेंड, और 3.6 इंटू 10⁶ जूल, ठीक है। तो जूल में बता दिया हमने, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 यूनिट। मैंने बताया ना हमारे घरों में कि अगर 100 यूनिट आई है, हमारा बिजली का बिल 100 यूनिट आया है, तो इसका मतलब हमने 100 किलोवाट एनर्जी कंज्यूम की है, 100 किलोवाट आवर। तो किलोवाट इज लार्जर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, और किलोवाट आवर कमर्शियल यूनिट है। दोनों में डिफरेंस हो गया, किलोवाट इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट है और किलोवाट आवर कमर्शियल यूनिट है एनर्जी की। अब न्यूमेरिकल पार्ट पे आते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस V कितना है, 5 वोल्ट, करंट कितना है 500 मिली एम्पियर, तो इसको हम एम्पियर में चेंज करेंगे, 10⁻³ एम्पियर। तो P इज इक्वल टू V अपॉन I, तो दोनों चीज़ें हमें दी हुई है, ठीक है, इजीली निकल जाएगा, ठीक है ना। और R एक बार हमने उसको दूसरा क्या निकालना है, इसमें हमें पावर भी निकालनी है और रेजिस्टेंस भी निकालना है, रेजिस्टेंस भी निकाल लेंगे। R इज इक्वल टू V अपॉन I, V हमें दिया हुआ है 5 अपॉन I दिया हुआ है 500 इंटू 10⁻³ एम्पियर, ठीक, क्लियर टू एवरीवन। तो रेजिस्टेंस और पावर दोनों हमने निकाल दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जी बच्चों जी, आई वाज एक्सपेक्टिंग दिस क्वेश्चन की सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का सिर्फ अभी तक एक ही क्वेश्चन क्यों आया है। 2 लैंप है हमारे पास, लैंप का मतलब बल्ब भी कह सकते हैं। एक में है 100 वाट 220 वोल्ट, फर्स्ट में है 100 वाट 220 वोल्ट, और दूसरे में है 60 वाट, और वो तो 220 वोल्ट ही है दूसरे में भी। पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, ये देखिए ये 3 नहीं है, यहाँ पर 2 ही है, R1 एंड R2, ये क्योंकि NCERT का डायग्राम अगर आपको याद हो तो। करंट निकालना है, सप्लाई वोल्टेज 220 वोल्ट है। चलिए पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, ये होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, सॉरी R2 प्लस RN, यानी कितने भी नंबर हो सकता है, ठीक है। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज इनवर्स ऑफ देयर इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस, ठीक है। पैरेलल में कनेक्ट किया है, करंट हमें दिया हुआ है, तो I इज इक्वल टू P अपॉन V। पावर कितनी है, 100 वोल्ट है, पहले में I1 निकाल देते हैं, वोल्टेज 220 है, तो इट कम्स आउट टू बी नियरली 0.5 एम्पियर। I2 कितना है, I2 निकालना है तो P2 अपॉन V, P2 कितना दिया हुआ था 60 वोल्ट अपॉन 220, तो ये भी आएगा 0.3 के आसपास एम्पियर। तो टोटल करंट क्या हो गया, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, तो 0.45 प्लस 0.27 0.72 एम्पियर, 73 अप्रोक्सीमेटली, ठीक है बेटा।
अब इसके अलावा आपको कुछ और टॉपिक्स की भी नॉलेज होना बहुत जरूरी है इससे रिलेटेड, कि जब हम पैरेलल में जोड़ते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, वोल्ट वी कितना रहेगा, सेम रहेगा, और ऑलमोस्ट ये होता है। करंट अलग अलग होगा, आई अलग अलग होगा, I1 I2 I3, जबकि सीरीज में उल्टा हो जाएगा, सीरीज में करंट सेम रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा। एंड रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्वल टू सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द ऑल द इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस, इसीलिए आरपी मैंने बताया था R1 प्लस R2 प्लस RN, कितना भी नंबर हो सकता है। इसको कहाँ यूज कर सकते हैं, क्योंकि करंट को डिवाइड कर देता है, जितने भी हमारे इलेक्ट्रिकल गैजेट्स हैं घर में, तो उनको उनकी जरूरत के हिसाब से उतना करंट मिल जाता है। इसीलिए जो हमारे घरों के जो अप्लायंसेज हैं उनको पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किया जाता है। 1 मार्क में या MCQ में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक, सीरीज के केस में क्या होगा, ये देखिए R1 R2 R, तो नेट रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में इज द सम ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेज, RN यहां पे भी कर सकते हैं हम। जब दो या दो से ज्यादा रेजिस्टर्स कनेक्ट होंगे एंड टू एंड, तो पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होगा, करंट सेम होगा। वहां पे उल्टा था, वहां पे उल्टा था, है ना, यहां पे करंट सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस I सेम है, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस जो भी है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस द कॉम्बिनेशन ऑफ सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। तो डिसएडवांटेज होगा कि अगर एक कंपोनेंट फेल हो जाए तो पूरा का पूरा सर्किट ब्रेक हो जाएगा। यहां पे प्रॉब्लम आ गई तो ना ये काम करेगा ना ये काम करेगा, सर्किट का ब्रेकडाउन हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम इनको एक साथ यूज नहीं करते, क्योंकि हीटर को ज्यादा अमाउंट चाहिए करंट का, बल्ब को कम अमाउंट चाहिए। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन आया है, स्कीमेटिक डायग्राम बनाना है एक सर्किट का, जहां पे बैटरी ऑफ 3 सेल्स ऑफ 2 वोल्ट ईच, बैटरी है 3 सेल्स हैं 2 वोल्ट ईच, मतलब 3 × 2 6 वोल्ट हो गया। ठीक है, 3 रजिस्टर हैं 10 ओम 20 ओम 30 ओम, ये कैसा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। ये प्लग की हो गई और ये हमारा हो गया, और कमीटर लगा दिया हमने, ये सीरीज में लगा दिया, तो ये सर्किट डायग्राम आपका कंप्लीट हो गया। अब आपको बताना है करंट थ्रू ईच रजिस्टर। देखिए ध्यान रखिएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, पैरेलल में करंट डिफरेंट होगा, टोटल करंट निकालना है और टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। तो करंट और रेजिस्टेंस दोनों निकालना है। तो हमारे पास ये सर्किट डायग्राम है, वोल्टेज 6 वोल्ट है, क्योंकि 3 सेल है 2-2 वोल्ट के, तो हमारे पास वोल्टेज है, हमारे पास करंट है, तो हमें क्या निकालना है, करंट अलग अलग होगा। मैं यही चेक करना चाह रहा था बच्चे क्या बोलते हैं, करंट अलग अलग होगा तीनों रजिस्टर्स में। ठीक है, तो R1 हमारे पास है 10 ओम, तो I1 इज इक्वल टू V/R1, V 6 है R1 10 है, तो आ गया 0.6। ये अब दूसरे का लेते हैं, I2 इज इक्वल टू V/R2 6/20, तो इट कम्स आउट टू बी 0.3 ओम, एंड I3 इज इक्वल टू V/R3 6/30, तो 0.2 एम्पियर। तो टोटल करंट क्या हो गया, I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 0.6 प्लस 0.3 प्लस 0.2, 1.1 एम्पियर। और टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में, 1 RP इज इक्वल टू 1/10 प्लस 1/20 प्लस 1/30, तो 60 हमारा क्या आ जाएगा LCM, तो 6 प्लस 3 प्लस 2 11/60, तो जो भी वैल्यू आई आप कर सकते हैं। इतना तो काम कर लोगे या सारी मेहनत मेरे से ही करवाओगे, चलो कर लोगे। एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, जब हम करंट की बात कर रहे हैं, हम बल्ब की बात कर रहे हैं, ग्लोइंग की बात कर रहे हैं, तो टॉपिक आता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। ये भी आपको आना चाहिए, ये करके दिखाओ, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यस, आपने देखा होगा कब जब करंट पास होता है किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज में, तो उसके बाद थोड़ी देर के बाद वो थोड़ा सा गर्म होने लगता है, ग्लो कर, बल्ब अब आजकल तो CFL आ गए हैं, फ्लोरेसेंट लाइट्स आ गई हैं, लेकिन पहले के टाइम पे बल्ब होता था जिसमें फिलामेंट होता था, वो धीरे धीरे जैसे जैसे गर्म होता जाता था वो ग्लो करने लगता था। सेम हीटर में होता है, हीटर का अगर आपने रोड देखा वो भी इसी तरह गर्म हो जाता है। तो इफ इलेक्ट्रिक सर्किट इज रेजिस्टिव देन सोर्स ऑफ एनर्जी कंटिन्यूसली गेट डिसिपेटेड एंटरली इन द फॉर्म ऑफ हीट, वो हीट की फॉर्म में आ जाती है, इसलिए इसको हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। क्यों? क्योंकि जब करंट जनरेट करेगा हीट को तो रेजिस्टेंस को ओवरकम कर देता है, रेजिस्टेंस के इफेक्ट को खत्म कर देता है उस कंडक्टर में से, उस अप्लायंसेस में। तो जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट की जरूरत पड़ेगी टू जनरेट हायर अमाउंट ऑफ हीट, क्योंकि जो रेजिस्टेंस उसको अपोज करेगा। वैन इलेक्ट्रिक एनर्जी सप्लाई टू इलेक्ट्रिक बल्ब फिलामेंट्स गेट हीटेड, मैं जो बता रहा था आपको, एंड इट गिव्स लाइट। कॉज क्या हो गया, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हीट टू ओवरकम द रेजिस्टेंस ऑफर बाय द कंडक्टर थ्रू व्हिच इट पासेस, हायर द रेजिस्टेंस द इलेक्ट्रिक करंट विल जनरेट हायर अमाउंट ऑफ हीट। ठीक है बेटा, तो कहाँ यूज किया जा सकता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग को,
कि हीट प्रोड्यूस इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द करंट थ्रू इट. इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस थ्रू द कंडक्टर. जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस उतनी ज़्यादा हीट, एंड जितने टाइम तक. ठीक है, तो इन तीनों का अगर हम मिला देते हैं तो H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी. स्क्वायर ऑफ द करंट फॉर अ गिवन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफ द फॉर अ गिवन करंट एंड टाइम फॉर विच करंट फ्लो थ्रू द सर्किट. तो ये जो फिलामेंट है ये ग्लो करने लग जाता है. नॉर्मली टंगस्टन का बना होता है कि उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है तो मेल्ट नहीं होगा. ठीक, याद रहेगा? याद रहेगा तो अच्छी बात है. तो हम इसको यूज़ कर लेंगे. कहाँ का यूज़ कर लेंगे? बल्ब में, फ्यूज़ में. फ्यूज़ में मेल्टिंग पॉइंट लो होगा. ठीक है, द फिलामेंट ऑफ बल्ब गिव्स लाइट बिकॉज ऑफ हीटिंग इफेक्ट. फिलामेंट जो कि टंगस्टन का बना होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट जैसा कि मैंने भी आपको बताया. ठीक है, तो ऑक्सीडाइज नहीं होगा हाई टेम्परेचर पे भी. इलेक्ट्रिक फ्यूज़ सेफ्टी डिवाइस है जो कि हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट में यूज़ की जाती है हमें शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए. फ्यूज़ को सीरीज में रखेंगे. अप्लायंसेज रखे जाते हैं पैरेलल में, फ्यूज़ होगा सीरीज में. एक छोटा सा वायर का पीस होता है या अलॉय होती है, अलॉय का छोटा सा वायर होता है जैसे एल्यूमिनियम या कॉपर हो गया. तो डिजायर्ड अमाउंट से ज़्यादा, डिजायर्ड वैल्यू से ज़्यादा करंट अगर फ्लो करेगा सर्किट के थ्रू तो जो फ्यूज़ वायर का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, फ्यूज़ वायर हो जाएगा मेल्ट. और डिसएडवांटेज यहाँ पे एडवांटेज देगा. हमने देखा था ना कि हमारे जो अप्लायंसेज हैं उनको हम सीरीज में नहीं यूज़ करते, कनेक्ट करते, क्योंकि वो सर्किट ब्रेक हो जाता है अगर एक खराब हो गया तो. लेकिन यहाँ पे वो एडवांटेज देगा कि इफ करंट लार्जर देन द स्पेसिफाइड वैल्यू फ्लो थ्रू द सर्किट, टेम्परेचर ऑफ फ्यूज विल इंक्रीज, दिस मेल्ट द फ्यूज वायर एंड ब्रेक द सर्किट, सेविंग द अदर अप्लायंसेज अटैच्ड टू द सर्किट. ठीक, तो ये फायदा भी करता है. इसके अलावा पावर का टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा. इलेक्ट्रिक पावर, गिव मी द पावर, एवरीवन वांट्स पावर इन द लाइफ. सबको पावर चाहिए कि कितना चार्ज कंज्यूम हुआ एक सर्किट में स्पेसिफाइड टाइम में, उसको ही तो कहेंगे हम पावर. द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यहाँ पे चार्ज क्या हो गया? वोल्ट की बात है. वोल्टेज, कितनी वोल्टेज एक सर्किट में से फ्लो करती है गिवन टाइम में, उसको हम क्या कहेंगे? पावर. तो ये पावर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पोटेंशियल डिफरेंस के और करंट की. ठीक है, और तो इसका मतलब P इज इक्वल टू वी आई. V क्या होता है? आई आर. तो P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर. ठीक है, या V स्क्वायर अपॉन आर. ये याद रखना है, आपको न्यूमेरिकल सोल्व करने में बहुत हेल्प करने वाला है. ऐसा यूनिट हो जाएगी पावर की वाट. वाट लगा दी हमने पावर की. तो 1 वाट इज द पावर कंज्यूम्ड बाय डिवाइस हैविंग करंट 1 एम्पियर व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट इज प्रेजेंट इन इट. ठीक, कमर्शियल यूनिट ऑलरेडी मैं बता चुका, किलोवाट आवर होता है. 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वॉट. टाइम पे भी डिपेंड करता है, तो आर की बात कर रहे हैं तो 1 आवर में हो गए 3600 सेकेंड. तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो वैल्यू आ गई ये आ गई. तो इसको हमने कर दिया जूल. तो वाट सेकेंड इज जूल. कमर्शियल यूनिट है किसकी? इलेक्ट्रिक सप्लाई की. याद रहेगा मेरे बच्चों? तो बेटा आज हमने पूरा का पूरा रिवीजन कंप्लीट कर लिया है. आप कहेंगे सर एनवायरनमेंट चैप्टर बचा हुआ है. बिल्कुल बचा हुआ है, लेकिन आपको भी पता है उस चैप्टर में कितना टाइम लगना है. तो सारी की सारी हमने फिजिक्स कंप्लीट कर ली, चारों चैप्टर. हमने केमिस्ट्री के चारों चैप्टर कंप्लीट कर लिए. हमने बायो ऑलमोस्ट डन कर ली. तो आपका रिवीजन हो गया कंप्लीट. तो 95 तो आपके हो गए कंप्लीट. मैंने यही तो कहा था. अब 95 से ऊपर जिस चीज को जाना है उसको सिर्फ ये एक चैप्टर करना है. एंड दिस चैप्टर विल टेक मैक्सिमम 30 मिनट्स, जिसमें आपके PYQs भी हो जाएंगे, आपका वन शॉट भी हो जाएगा, और इस बार के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हो जाएंगे. लेकिन ये सब होगा कहाँ? ये होगा आपके स्टडी डेस्टिनेशन बायोनीति पर. तो आपको हमेशा की तरह वही काम करना है बेटा कि क्या करना है? रिवाइज करना है, आपको अप्लाई करना है कंसेप्ट्स को न्यूमेरिकल्स में. और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है अपने उन फ्रेंड्स के साथ जो आप सोचते हैं कि ये टारगेट, ये चैलेंज ले सकते हैं 7 डेज का. ठीक है, नेक्स्ट आपके लिए एक सरप्राइज लेकर आने वाले हैं जिसमें कंफर्म हो जाएगा कि कितने बच्चे ये स्कोर डिजर्व करते हैं. ठीक है ना? तो कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग, कीप आस्किंग योर डाउट्स इन कमेंट सेक्शन. गुड लक. तो जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि पूरे की पूरी साइंस 3 घंटे के 3 वीडियो में कंप्लीट करेंगे. तो फिजिक्स आज फर्स्ट पार्ट में हम कर चुके हैं. अगले पार्ट में आप देखेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, कार्बन कंपाउंड, मेटल नॉन मेटल एंड एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स. ये चारों के चारों चैप्टर एक वीडियो में 1 घंटे में PYQs, रिविजन नोट्स, इंपॉर्टेंट डायग्राम्स के साथ आप कंप्लीट कर पाएंगे. तो लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू सून एंड कीप स्टडिंग. फॉर एनी डाउट
एज यूजुअल ऐसे हमेशा की तरह आप अपने कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट एज मच एज यू कैन।